नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द सिविल इंडिया कानपुर के प्लेटफॉर्म पर। ये आप ही का प्लेटफॉर्म है और आज आप लोगों के बीच में एक डाउट क्लियरेंस क्लास, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा सेशन है जिसमें जो आम तौर पर सभी के बीच में एक डाउट क्रिएट हुआ होता है कि लगभग 90% लोग इस डाउट में होते हैं कि भाई क्या सिलेबस ऐसा रहेगा, क्या सिलेबस किस तरह का आएगा, किस पेपर में किस तरह का। तो आज हम लोग टीटी के सिलेबस और सेंट्रल टीटी का सिलेबस, जो आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है और एक आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है, उसके सिलेबस को लेकर के किस तरह से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से उसमें क्या क्या आमतौर पर डाउट लोगों के बीच में आ जाते हैं, उन सारी चीजों को क्लियरिफाई करते हुए हम लोग चलेंगे। आपको यहाँ पर सिलेबस भी पता चल जाएगा, ओवरऑल जो रोड मैप होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पे भी हम लोग आज चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज का जो ये सेशन है, ये एक तरीके से डाउट सेशन है। तो चलिए आप ये समझिए, पहले शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यूपीटीटी और सेंट्रल टीटी ये आपके दो एग्जाम होते हैं और ये आमतौर पर देखा जाता है कि जब लोग बीएड या बीटीसी कर रहे होते हैं ना, तो उनके मन में काफी डाउट होता है कि टेट का एग्जाम दें या सीटेट का एग्जाम दें या फिर इसमें क्या पूछा जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम पढ़ तो रहे ही हैं बीएड बीटीसी, इसी को पढ़ करके पेपर दे के आ जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। कहीं पर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कहीं पर चीज़ें ना हो। अच्छा, ये बात सर बोल रहे हो आप, ऐसी बात क्यों बोल रहे हो कि सर ना हो? भगवान करे सबका हो, अच्छी बात है, भगवान करे सबका हो, लेकिन कहीं चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। हो सकता है कहीं पर चीज़ें दूसरे लेवल पर पूछी जा रही हूँ। आप जहाँ बीएड बीटीसी कर रहे हैं वो एक स्टेट लेवल के हिसाब से अलग से चल रहा हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चीजें कुछ अलग चलती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करते हुए एक पहले तो रोड मैप हम लोग देखते हैं कि पेपर का पैटर्न रहता किस तरह का है। देखिए, पहले हम लोग यूपीटीटी के पेपर के बारे में देख लेते हैं, एक रोड मैप देख लेते हैं। तो देखिए, यूपीटीटी के पेपर में आपका 30 नंबर का जो पोर्शन आता है, ये आपका सीडीपी का आता है। आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन होता है, ये 30 नंबर का रहता है। उसके बाद जो आपका लैंग्वेज 1, ये यूपीटीटी की बात हो रही है और यूपीटीटी में भी आपका पेपर वन जिसको हम लोग जानते हैं कक्षा 1 से 5 तक, मतलब अगर आपको कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना है, तो स्टेट में, उत्तर प्रदेश में या जिस भी स्टेट में आप हैं उस स्टेट में, जैसे हरियाणा में एच टेट करके ये पेपर होता है, बिहार में बी टेट और इस तरीके से वहां पर ये पेपर होता है। तो आप अगर स्टेट लेवल पर अपने यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर प्राइमरी 1 देना होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी का पेपर बोलते हैं, पेपर 1। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, रोड मैप है। इसमें 30 नंबर की आपकी सीडीपी आती है। फिर उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। तो पहली लैंग्वेज जो आप लेते हैं, अब हम लोग क्योंकि हिंदी लेते हैं तो हम लोगों की हिंदी आती है। साउथ साइड में हो सकता है उनकी पहली लैंग्वेज तमिल हो, तो वहां पर उनकी अपनी लैंग्वेज आएगी। ये 30 नंबर का पोर्शन आपका क्या हो जाता है, प्योर लैंग्वेज का होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बात समझने वाली ये है कि ये जो 30 नंबर लैंग्वेज वाले होंगे यूपीटीटी के एग्जाम में, ये प्योर लैंग्वेज वाले होंगे। इसमें आपकी ग्रामर भी ऐड होगी और अच्छे लेवल पर ऐड होगी, ग्रामर अच्छे लेवल पर। फिर आगे आते हैं, आपकी लैंग्वेज 2 आती है, वो भी आपकी 30 नंबर की आती है। अब ये जो लैंग्वेज 2 होती है, इसमें आपके पास में ऑप्शन होता है, आप इसमें चूज कर सकते हो। जैसे आप हिंदी ले सकते, आप हिंदी तो ले ही चुके हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं। तो अब ये ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं जब अदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, तो वहां पर कई सारी, क्योंकि वो पूरे भारत को कवर कर रहा होता है, तो वहां पर और भी कई सारी भाषाओं को शामिल किया जाता है, तो वहां पर ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश में आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर आप उर्दू। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी करे साहब, आप वो वाली भाषा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी आप भाषा लेंगे उसकी ग्रामर सहित पूरा 30 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, अच्छे वाले, अच्छे लेवल पर। फिर आगे बात करते हैं 30 नंबर आपकी प्योर मैथ। प्योर मैथ बोले तो मैथ मतलब उसमें फिर और कुछ नहीं, सिर्फ मैथ ही आपको मिलेगी। प्योर मैथ आपको यहाँ पर देनी होती है। इस तरह से करके ईवीएस का आपका 30 नंबर का, और इस तरह से करके ये आपका पूरा पेपर बनता है 150 नंबर का, और इसका ओवरऑल जो टाइम होता है 2 घंटे
30 मिनट आपको ये पेपर देना होता है। बोलिए भाई, बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने प्राइमरी का पेपर देखा, एलिजिबिलिटी टेस्ट देखा, मतलब कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने के लिए पेपर जो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला निकालना होता है, उसका रोड मैप था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूपीटीटी में अब कक्षा 6 से 8 के लिए अगर आपको शिक्षक बनना है, कक्षा 6 से 8 के लिए अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए भी एक पेपर होता है। उसमें भी आपकी 30 नंबर की सीडीपी होती है। फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 वही सेम प्योर लैंग्वेज आपकी प्लस ग्रामर वाली। फिर उसके बाद लैंग्वेज 2 वही सेम प्योर आपकी लैंग्वेज ऑप्शनल होती है। इसमें आप हिंदी संस्कृत ले सकते हैं या फिर आप क्या कहते हैं इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर जो आपके पिछले वाले में जो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपका ईवीएस और मैथ का पोर्शन था, ये यहाँ पर पेपर 2 में चेंज हो जाता है। पेपर 2 में जो साइंस साइड वाले होते हैं उनके लिए मैथ और साइंस का पोर्शन एक साथ मिलकर के 60 नंबर का आ जाता है, और वहीं पर जो आर्ट साइड वाले होते हैं जो सोशल साइंस का पोर्शन लेते हैं, चूज करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शनल होता है, उनके लिए 60 नंबर की क्या आ जाती है, पूरी सोशल साइंस आ जाती है। तो इस तरीके से करके ये भी आपका क्वेश्चन पेपर बनता है 150 नंबर का, और पेपर का पूरा टाइम होता है 2 घंटे 30 मिनट। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देख लेते हैं। अभी हमने देखा कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में यदि आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए आपको 2 पेपर होते हैं, एक आपका प्राइमरी का और जिसको अभी तक हम जूनियर बोल रहे हैं वो अपर प्राइमरी, यानी का जो आपका दूसरा पेपर है वो आपने यहाँ पर रोड मैप देख लिया। अच्छा, मेरा जो पोर्शन है वो सीडीपी वाला है, ये याद रखिएगा मेरा। अभी इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें सिलेबस किस किस तरह का रहता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। रोड मैप समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम जैसे आपने यूपीटीटी यानी कि अपने स्टेट गवर्नमेंट में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया था, सेम वैसा ही एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लेकिन चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? आपने वहां पर देखा कि आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी थी, उससे पहले सीडीपी 30 नंबर की थी, यहां पर भी 30 नंबर की है। ठीक है साहब, बात समझ में आ जाती है। उसके बाद आपने देखा 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी थी, यहां पर भी 30 नंबर की है। इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन यहां पर जो 30 नंबर की लैंग्वेज है उसमें आपका 10 नंबर का पैसेज, 5 नंबर की लगभग ग्रामर और 15 नंबर आपके पेडागोजी भाषा शिक्षण, बोले तो सीडीपी ही आपकी पेडागोजी वाला पोर्शन वहां पर आपका आ जाता है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 नंबर ये हो गए, अच्छा प्लस हिंदी वाले 15 नंबर ये और हो गए साहब। ठीक बात। लैंग्वेज 2 में आ जाते हैं। लैंग्वेज 2 में आपने 30 नंबर के पूरा क्वेश्चन पेपर, आपने 30 नंबर का लैंग्वेज 2 वाला पोर्शन आपने देखा। ठीक बात। लेकिन लैंग्वेज 2 में यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहां पर पूरे भारत में ये पेपर ऑर्गेनाइज होता है, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं भाषाओं को चूज करने के। लेकिन अब चूंकि हम लोग इस बेल्ट के हैं, हिंदी बेल्ट के हैं, तो हम लोग या तो इंग्लिश चूज कर लेते हैं या फिर हम लोग संस्कृत चूज कर लेते हैं। तो जो भी भाषा आप यहां पर चूज करते हैं उस भाषा में भी 10 नंबर का आपका आता है पैसेज, 5 नंबर की आपकी आ जाती है ग्रामर, और उसके बाद यहां पर भी 15 नंबर की आपकी आ जाती है पेडागोजी। साहब इसमें प्लस और 15 कर दीजिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में भी 15 नंबर की आपके, अच्छा उसमें हमने देखा था प्योर मैथ, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 15 नंबर की प्योर मैथ आती है, लेकिन 15 नंबर की आ जाती है मैथ्स की पेडागोजी। साहब प्लस 15 और कर दीजिए,
फिर बात करते हैं ईवीएस की, 30 नंबर का पोर्शन आता है जिसमें 15 नंबर आपकी एनसीईआरटी बुक्स से और कुछ एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी कई बार रख देता है, और लेकिन 15 नंबर की ईवीएस की पेडागोजी साहब 15 नंबर और ऐड कर दीजिए। ये है आपका रोड मैप। ये तो हम रोड मैप समझ के चल रहे हैं। मतलब यहां पर देखने वाली बात यह है कि 90 नंबर का खेल सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी कौन कर रही है, सीडीपी कर रही है। जबकि हमने वहां पर पीछे क्या देखा, वहां पर प्योर पोर्शन आ रहा था। अगर सीडीपी का आ रहा था 30 नंबर का, सीडीपी का प्योर पोर्शन आ रहा था। अगर मैथ का आ रहा है तो मैथ का 30 नंबर प्योर पोर्शन आ रहा है, उसमें मिक्स नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सीडीपी में आप पेडागोजी आपकी जो है वो मिक्स हो जा रही है प्योर पोर्शन में। बोले इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में इसका जूनियर वाला पेपर देखते हैं। जूनियर वाले में भी आप देखेंगे कि 30 नंबर की सीडीपी और फिर वही बाकी प्रोसेस है। 10 नंबर की आपकी लैंग्वेज 1 में, 5 नंबर ग्रामर आ जाती है, ये पैसेज हो गया, फिर 15 नंबर की पेडागोजी। ऐसे ही लैंग्वेज 2 सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए है। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आपको जो पेपर देना है, सेंट्रल टीटी जिसको बोलते हैं, उसमें आपका रोड मैप ये है। इसमें भी आपके 10 नंबर की पैसेज, 5 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर की पेडागोजी। और यहाँ पर फिर वही चीज आ जाती है कि जो साइंस साइड वाले हैं वो मैथ और साइंस दे देते हैं और 60 नंबर का एक साथ। लेकिन इस 60 नंबर में भी 35 से 40 नंबर का प्योर पोर्शन होता है सब्जेक्ट का, और बाकी 20 से 25 नंबर का जो आपका पोर्शन रहता है वो कैसा रहता है, पेडागोजी का। तो आपने अभी तक में ये देखा होगा कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पर पेडागोजी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो हमको डिफरेंस समझ में आ गया मोटा मोटा कि भाई ठीक इस तरह का पेपर होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें बंटवारा किया गया है, इतने इतने नंबर का हिस्सेदारी है। सिलेबस में क्या डिफरेंस है? इसको पढ़ना आसान है, उसको पढ़ना आसान है, इसमें पेपर जल्दी निकलेगा, उसमें, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स आप लोगों के बीच में रहते होंगे। मेरे भी थे जब एक टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे, क्यों गाइड उतना अच्छा कोई करने वाला उस टाइम पर हुआ नहीं करता था। ये कंफ्यूजन्स आपके मन में रहते होंगे। इन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यूपीटीटी का जो सीडीपी, अब क्योंकि मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूं तो मैं सीडीपी वाले ही पोर्शन की बात करूंगा भाई, समझिएगा। जो 30 नंबर की ओवरऑल आपकी सीडीपी आ रही है कहां पर, यूपीटीटी में। अच्छा, यूपीटीटी में 30 ही नंबर की आ रही है, इसमें 15-15 नंबर की सेंट्रल टीटी के एग्जाम की तरीके तो है, ऐड हो नहीं रही। इसमें 30 नंबर की आ रही है। इसमें आपके ये सिलेबस है जिसमें आपका अधिगम के संप्रत्यय, अधिगम में आपके जब थ्योरीज चलती हैं, संप्रत्यय चलते हैं, तो फिर उसमें आपके पावलोव आ जाते हैं, स्किनर आ जाते हैं, थॉर्नडाइक आ जाते हैं, अन्यथा बहुत सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद इसमें आपका पर्सनैलिटी पूरा टॉपिक आ जाता है। इसमें फ्रायड आते हैं, ये सॉरी गलती से यहाँ पे क्राइड लिख गया है, फ्रायड आ जाते हैं, कार्ल यूंग आ जाते हैं, आलपोर्ट आ जाते हैं, कैटल आ जाते हैं, आइजेंक आ जाते हैं, एरिक्सन आ जाते हैं। ये सारी चीजें, तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद आगे इसमें बात करते हैं, इंटेलिजेंस आ जाता है। इंटेलिजेंस में आपने बुद्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, विनय, साइमन, आईक्यू, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें फिर इसमें शामिल हो जाती हैं। फिर बात करते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम अक्षमताएं, अधिगम अक्षमताओं में कौन कौन से अधिगम अक्षमताएं होती हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। समायोजन, अनुकूलन और ये सारे, कुसमायोजन, एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट, ये वाले टॉपिक इसमें अच्छे से डीपली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो सतत एवं समग्र शिक्षा, ये आपका इसमें आ जाता है। इसमें डिटेल आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फिर राइट टू एजुकेशन, आरटीई 2009, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि अब आपका NEP 2020 आपकी एक नई शिक्षा नीति आ चुकी है, तो उससे भी, जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है, उससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न रखे जा सकते हैं या रखे जाते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर समावेशी शिक्षा, ये आपका एक अच्छा टॉपिक इसमें हो, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिलेबस आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अच्छा, ये आपने देखा यूपीटीटी का पूरा
सीडीपी वाला पोर्शन सिलेबस किस तरह से आता है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो सर ये बताइए कि सेंट्रल टीटी के एग्जाम में कैसे आता होगा। ठीक, समझिएगा, आता है वही चीजें रहती हैं सीडीपी वाली, लेकिन अब देखिए इसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर लर्निंग कॉन्सेप्ट में आपका विशेषकर थॉर्नडाइक ज़्यादा पूछा जाता है, पावलोव वगैरह को यहाँ पर थोड़ा कम प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि सेंट्रल टीटी का जो एक एग्ज़ाम है ये आपको स्मार्ट वे में काम करने के लिए कहता है, और ये नहीं बहुत ज़्यादा पुराने तरीके से टीचिंग को उसको प्रमोट नहीं करता है। ये थोड़ा स्मार्ट वे में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। अभी इसमें भी आगे आएंगे कि क्वेश्चंस में कैसे डिफरेंस होता है दोनों में। हालांकि पहले हम लोग सिलेबस देख रहे हैं तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें असाइनमेंट्स पूछे जाते हैं, इसमें प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं, जबकि असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पर नहीं पूछे जाते। यहाँ पर भी पर्सनैलिटी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ विशेषकर फ्रायड और कार्ल युंग ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि वहाँ आइजैक, कैटल, आलपोर्ट सारे ही पूछे जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बुद्धि पूछी जाएगी, और बुद्धि में भी जो खास करके पूछा जाता है, गार्डनर वाला विशेष कर पूछा जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो इन्होंने दिया वो विशेष करके पूछा जाता है, उससे कई क्वेश्चंस रखे जाते हैं। यूडीएल-डीआई जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग या फॉर लर्निंग डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर ये आपका एक टॉपिक हो जाता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में और एक पाठ्यक्रम का यूनिवर्सल सिलेबस कैसे बनाया जाए, कैसे रखा जाए, ये आपकी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। बोला ना, इसका सिलेबस थोड़ा सा हट करके हो जाता है, थोड़ा सा क्या, एक स्मार्टर वे में इसका सिलेबस चलता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चलता है। जो चीज़ें वहाँ पर फैक्चुअल चलेंगी, यानी वहां पर जो चीजें एकदम तथ्यात्मक रूप से होती हैं, यहां पर तथ्यात्मक रूप से नहीं होंगी। यहां पर चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, यहां पर समझ से एग्जाम आपका निकलेगा। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आप उसको अच्छे से वेल कनेक्ट कर पाओगे। आगे अभी आते हैं और इसको क्लियर करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक आता है, इसके तहत क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके तहत जैसे आपने देखा होगा कि कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के चलाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत समझाई जाती हैं, पूछी जाती हैं। फिर यहाँ पर संज्ञान और अधिसंज्ञान, अच्छा संज्ञान अधिसंज्ञान ये तो खैर पूछा ही जाता है, पियाजे से इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं। संज्ञान और अधिसंज्ञान जब चलेगा तो उस टाइम पर पियाजे और कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत, वो सारे आपके लर्निंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत वो भी आ जाएंगे, और यहाँ पर जीन पियाजे वगैरह ये सब आपके आ जाते हैं। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड करिकुलम, पाठ्यक्रम। अच्छा, एक विशेष बात जो इस बीच में हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि देखिए, जो आपका यूपीटीटी का एग्जाम है, वो यूपीटीटी का एग्जाम आपका कोर सब्जेक्ट है। बोले तो जो किताब से आपने देखा है वहां से आपका आ रहा है, लेकिन जो सेंट्रल टीटी का एग्जाम है ये कोर सब्जेक्ट से तो चीजें उठाता ही है, लेकिन बेस्ड किस पे होता है, तो ये एनसीएफ 2005 पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एनसीएफ 2005। यहीं से आपका पूरा का पूरा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पेपर तय होता है, कि रोड मैप तय होता है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही पेपर को बनाया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए एनसीएफ एक मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इतनी बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, जब इसमें सिलेबस आगे चलेगा तो वो हम लोग चीजें सिलेबस में कवर करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा एक सिलेबस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चंस में अंतर कैसे आ सकता है, कैसे इधर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे यूपीटीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि चलिए हमने रोड मैप समझ लिया, हमने ये समझ लिया कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हमने ये समझ लिया कि सेंट्रल टीटी के पेपर में जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि वो 15-15 नंबर का अलग से भी ऐड हो जाता है। हमने ये भी समझ लिया कि सिलेबस किस तरह से आता है। यहाँ पर सिलेबस कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है, कुछ स्मार्टर वे में चला जाता है। वहाँ पर सिलेबस कोर सिलेबस की तरीके रहता है, क्योंकि ओवरऑल 30 नंबर का ही सिलेबस वहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिलेबस आपको डाइवर्स मिलेगा, डाइवर्स बोले तो फैला हुआ सिलेबस मिलेगा, एक जगह किताबों वाला सिलेबस नहीं मिलेगा। हमने ये देखा कि आपका ये वाला जो सिलेबस है ये कॉन्सेप्चुअल होता है, यानी कि आपकी समझ पर आधारित होता है, जबकि वहां पर चीजें कैसी होती हैं? फैक्चुअल होती हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक उठा ही लेते हैं।
चलिए समझ लीजिए बात को। देखिए एक टॉपिक हम लोग उठा लेते हैं, समावेशी शिक्षा। अभी आपके डाउट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक टॉपिक हमने उठाया समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अब यहां पर पूछा तो उसमें भी जाता है यूपीटीटी में, और पूछा आपका सेंट्रल टीटी में भी जाता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में भी पूछा जाएगा और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पूछा जाएगा। लेकिन यहां पर जब स्टेट गवर्नमेंट में पूछा जाएगा तो इसकी परिभाषा दी जाएगी किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के भेदभाव के बिना, भेदभाव के बिना विशिष्ट आवश्यकता वाले, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को भी शामिल कर लेना। समझिए, कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के भेदभाव के बिना सभी का समावेशन हो जाए, पहली बात। फिर कहा गया विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का भी शामिल कर लिया जाए। यहां पर ये अंडरलाइन करिएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को भी शामिल कर लिया जाए विशिष्ट प्रावधान के साथ में। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि देखो भाई, विद्यालय में शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त किया जाए और सभी बच्चों को समाहित किया जाए। कहाँ? एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर ये कहता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, देखिए इसके हिसाब से परिभाषा यूपीटीटी के हिसाब से परिभाषा अभी लेकर के चल रहे हैं। ये किसके हिसाब से है? यूपीटीटी के हिसाब से। फिर ये कहता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले, विशिष्ट आवश्यकता में दिव्यांगजन हो सकते हैं, मंद बुद्धि हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, इस तरह के सभी लोगों को शामिल कर लिया जाए। मतलब एजुकेशन में सभी का समावेशन कर लिया जाए, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ये आपने परिभाषा समझ ली, किसके हिसाब से? यूपीटीटी के हिसाब से। अभी देखते हैं, अब सेंट्रल टीटी के हिसाब से देख लेते हैं जरा। सेंट्रल टीटी का एग्जाम इसी समावेशी शिक्षा को एनसीएफ 2000 के आधार पर कुछ अलग तरीके से डिफाइन करता है। वो कहता है कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि किसी को भी ना छोड़ा जाए, किसी को भी ना छोड़ा जाए। क्या मतलब है किसी को भी ना छोड़ा जाए से? तो देखिए यहां पर इसने इसको तो शामिल किया कि भाई जाति, धर्म, लिंग, इसके आधार पर तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसने एक चीज इसी परिभाषा में जो यहां तक हमने उठाई थी, इसमें इसके आगे वाली को इसने ड्रॉप किया, कैंसिल कर दिया और इसमें एक नई चीज ऐड की। उसने बोला, यहां पर कहा कि वंचित वर्ग के लोगों को या वंचित समूह के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। अब क्या बात है यहां पर, वंचित समूह से क्या मतलब है यहां पर? ये डाउट देखिए, यहां पर क्लियर करिएगा। यहां पर कहा गया कि ऐसे लोग जिनको आम तौर पर समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती, जैसे अगर हम बात करें थर्ड जेंडर्स की, उनके बच्चों को आमतौर पर एक सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ में एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं मिल पा रही थी। अब तो थोड़ा समय बदल चुका है, जागरूकता अभियान इतने चलाए जा चुके हैं। एड्स रोगियों को एक टाइम पर इतनी हे दृष्टि से और इतनी गंदी नजर से देखा जाता था, लोग ये सोचते थे कि ये छुआछूत की बीमारी है। जो लोग दूरदर्शन वाले जमाने से रहे होंगे तो उनको याद आ रहा होगा कि इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए और इसको दूर करने के लिए एक अलग से टीवी में ऐड चलाया जाता था, जिसमें दिखाया जाता था एड्स साथ बैठने साथ खाने से नहीं फैलता, या अगर याद कर पा रहे हो तो। अब होता क्या था कि ऐसे लोगों को समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती थी। मतलब आपके बच्चे पढ़ रहे हों और वहीं पर ऐसे बच्चे आपके बच्चों के साथ में आकर के पढ़ने बैठ जाएं, तो एक समाज ने ऐसी अवधारणा बना रखी थी कि भाई हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे,
ये इस वजह से कुछ वर्ग ऐसे थे जो वंचित रह गए एजुकेशन से। और समावेशन सेंट्रल टीटी में एनसीएफ 2005 जो उसके हिसाब से डिफाइन करता है, तो वो कहता है कि भैया किसी को भी ना छोड़ा जाए, उनको भी उठाइए ना, उनको भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी शामिल करिए। और ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बैन करता है, बैन तो नहीं करता, मतलब ये समझ लीजिए कि ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विशिष्ट आवश्यकता वाले, ठीक ये तो रख सकते हैं, लेकिन मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, इस तरीके के शब्दों को अवॉइड करता है एनसीएफ। क्योंकि एनसीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीएफ का मानना है कि आपको एक टीचर के नाते ये समझ के चलना है कि प्रत्येक बच्चा स्पेशल है और प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकता है। कोई भी बच्चा मंद बुद्धि नहीं है, कोई भी बच्चा मूर्ख बुद्धि नहीं है, कोई बहुत प्रतिभाशाली नहीं है, सब एक समान है। सबको एक ही छत के नीचे लाइए। वंचित समूह के लोगों, अब देखिए डेफिनेशंस दोनों में कितना अंतर हो गया। वहां पर एक बुकिश लैंग्वेज सी आपको डेफिनेशन मिल रही है, वहां पर विशिष्ट आवश्यकता वाले लोगों को, लेकिन यहाँ पर उसने कहा साफ साफ, अगर एक लाइन में समझा जाए, किसी को भी ना छोड़ा जाए, सबको शामिल कर लिया जाए। जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे तबके में रह गए हैं जिनको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको भी एजुकेशन की मेन स्ट्रीम से ला करके जोड़ा जाए, उनको भी समाहित किया जाए, उनका भी समावेशन किया जाए। और यही कहलाती है समावेशी शिक्षा अकॉर्डिंग टू सीटेट। किसके? सीट, सेंट्रल टीटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के अनुसार इसको अभी और क्लियर करते हैं इसको। अब ये आपने देखा ना कि देखिए वहां पर जाति धर्म, ठीक, उसको तो हमने शामिल यहां सेंट्रल टीटी में कर ही लिया, लेकिन वहां पर जो चीज छूट गई थी यहां एनसीएफ ने उसको भी शामिल कर लिया। बोला वंचित समूह के लोगों को भी शामिल किया जाए और सबको एक छत के नीचे एक समान शिक्षा दी जाए, और जहां पर विशेष आवश्यकता लगती हो वहां पर विशेष आवश्यकताएं प्रदान कर दी जाएं। जैसे यदि कोई बच्चा है और नहीं देख सकता है तो उसके लिए ब्रेल बुक्स का, ब्रेल लिपि का वहां पर इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन सेम विद्यालय में, समान विद्यालय में पढ़ाया जाए। सब अलग अलग नहीं, छटनी नहीं करनी है बच्चों की। हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकता है और प्रत्येक बच्चा स्पेशल है, ये मान करके चलती है कौन? सीटेट। कौन? सीटेट। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं, जरा क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीटीटी प्राइमरी 2018 में। कब पूछा गया है? 2018 में। क्या कहा गया है? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो हमने आपको अभी परिभाषा बताई, आप 1 सेकंड में आंसर इसका बता सकते हैं। जरा वीडियो पॉज करके और कमेंट करके आंसर बताइएगा ईमानदारी से। ठीक, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य ना भाई, केवल विशिष्ट ना भाई, बहुभाषी और प्रतिभाशाली वो तो होते ही हैं। सामान्य और विशिष्ट में प्रतिभाशाली और बहुभाषी तो ऑटोमेटिक आ गए, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन सही हुआ। लेकिन यहां पर देखना क्वेश्चन वो कैसा पूछ रहा है, सामान्य और विशिष्ट। बात समझ में आ रही है? कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो आंसर हमारा क्या हुआ? जनरल एंड स्पेसिफिक बोथ, इन दोनों को शामिल कर लिया। फिर अब यही सेम टॉपिक जब सेंट्रल टीटी में पूछा जाता है तब देखिए किस तरह से पूछा जाता है। देखिए सीटीईटी जूनियर 2020 समावेशी शिक्षा, सेम टॉपिक है ना, वही टॉपिक है ना। अब प्रश्न पूछने का तरीका देखिए और प्रश्न को घुमाया कितना, गोल गोल जलेबी की तरीके। आंसर देखिए, देखिए समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। अब इसको मतलब नहीं है डेफिनेशन से, इसको मतलब है विचार बताइए, कॉन्सेप्चुअल। वहां पे चीजें फैक्चुअल, तथ्यात्मक, यहां पर अंडरस्टैंडिंग बेस। अगर आपको मूल कारण, मूल चीजें, मूल कारण अगर आपको पीछे का पता होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप इसको कर पाओगे। अब समझो, जरा पढ़ो, हमने अभी आपको जो डेफिनेशन बताई सेंट्रल टीटी के अकॉर्डिंग, किसी को भी ना छोड़ा जाए। जरा देखो कहीं ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? पहला ऑप्शन, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना
पृथक करना, हमने आपको बताया था पृथक करना ना भाई, समावेशी का मतलब है एक ही छत के नीचे सबको समाहित कर लेना ना, तो आंसर खत्म, ये तो खत्म हो गया। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान कर नामांकित करना भी तो अलग अलग करना सा लग रहा है, खत्म, ये भी खत्म। देखिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आगे देखिए क्या कहा गया है, आगे कहा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। शैक्षिक संस्था ना भाई, क्या कह रही थी परिभाषा, एक ही शैक्षिक संस्था में समान विद्यालय में सबको पढ़ाया जाए, अलग अलग क्यों, खत्म, हटाओ, किनारे करो। फिर क्या कहता है, दार्शनिकता के सभी बच्चों का नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अर्थात मिल गया ना, जो हमने कहा था जरा ढूंढो, किसी को भी ना छोड़ा जाए, इसमें मिल रहा है ना, समान शिक्षा पाने का सभी को अधिकार है, किसी को भी ना छोड़ा जाए। अब देखो डिफरेंस देखो, एक तरफ तथ्यात्मक रूप से चीजें पूछी जा रही हैं और एक तरफ आपकी चीजें कैसी आ रही हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको मूल कारण पता है, अगर आपको पीछे की कहानी पता है, अगर आपको ये पता है कि ये चीज क्यों कैसे, वो इस तरीके से सेंट्रलिटी आपका एग्जाम पूछता है। जबकि यूपीटीटी में क्या है, यूपीटीटी में अगर आप याद करके भी एग्जाम दोगे तो आप हो सकता है कि एक बार दे दो, लेकिन सेंट्रल टीटी में याद करना गुनाह माना जाता है, गुनाह माना जाता है। समझना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें चलती हैं, वही यहां पर चीजें काम आएंगी, तभी पेपर निकल पाएगा। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जिन विद्यालयों में, कहां पूछा गया है, यूपीटीटी के प्राइमरी वाले पेपर में 2018 में पूछा गया है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, कमेंट में बताइए आप लोग, हम आपको यहां पे बता देते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये यूपीटीटी है ना, ये कह रहा है कि टीचर जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान पाए, समावेशी शिक्षा से ये ले रहा है, ठीक। जबकि यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ये आपका आंसर इसमें सही होगा। तथ्यात्मक सा चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, और समावेशी शिक्षा में आपने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सभी को शामिल किया जाना चाहिए, किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, वंचित वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। देखिए आंसर पढ़ते हैं, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया दिखाई जानी चाहिए, सहानुभूति, अरे भैया दया सहानुभूति, दया आपके ऊपर हम दया दिखाएं, आपको अच्छा लगेगा, बिना मांगे दया दे रहा है, जबरदस्ती दया दे रहा है, आप बोलो नहीं चाहिए दया महाराज रहने दो, खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट समझना, ये कहां पूछा गया है, सेंट्रल टीटी 2019। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत, गिनाता लग रहा है ना, काट दो, खत्म करो। केवल प्रतिभाशाली व योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने में, आपके साथ में अगर भेदभाव सा हो, इसमें भेदभाव से झलक, काट दो, हटा। चौथे में कहा है, अच्छा ये तो एनसीएफ की लाइन ही उठा के रख दी, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने, यही तो है, अभी यही तो बताया आपको, ये एनसीएफ की लाइन है, सीधा सीधा उठा करके क्वेश्चन में दे दी। और देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2019 पेपर में। होपफुली अब आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा कि दोनों पेपर्स में कैसा डिफरेंस है, अंतर क्या है, एक समझ पे आधारित है और दूसरा तथ्यों पर आधारित है। बोले समझ में आ रही बात, और क्वेश्चन देख लेते हैं, मजा तो आ रहा होगा ना, आएगा। निम्न में से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटीटी प्राइमरी अक्टूबर 2017,
निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? हाँ, सिलेबस में आपने दिखाया था ना, बुद्धि का सिद्धांत आता है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, तो एक तत्व सिद्धांत होता ही है, द्वितत्व सिद्धांत। इसमें से जो नहीं है बुद्धि का सिद्धांत वो ये वाला नहीं है। ठीक, ये ऑप्शंस जो हैं, ये आंसर आप वीडियो को पॉज करके करिएगा अपनी तरफ से। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, फिर वही घुमा के जलेबी बना करके, जो जाहिर बात है किसमें पूछा गया होगा, यहाँ पे दिया है सेंट्रल टीटी अपर प्राइमरी बोले तो कक्षा 6 से 8 वाले में, 6 से 8 वाले में दिसंबर 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक और गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? गणितीय और तार्किक। अच्छा, आपने हार्वर्ड गार्डनर नहीं भी पढ़ा हो, छोड़ दीजिए, आप इतना बताइए, एक गणित पढ़ा हुआ व्यक्ति, एक गणितज्ञ जो होगा और एक जो लॉजिक्स पर बात करने वाला व्यक्ति होगा, उसकी क्या विशेषता होगी? उसकी यही ना विशेषता होगी कि हर बात में वो तर्कों पे जोर देगा, बिना तर्कों के, बिना सबूतों के आधार पर वो किसी बात को सही नहीं मानेगा। वो इस तरह का ही तो आचरण रखता होगा कुछ। अच्छा, इस तरह का कुछ आंसर में मिल रहा है क्या? अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर नहीं भी पढ़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो भी आप पेपर का आंसर निकाल सकते हो। देखो, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। सटीक रूप से तो कभी कोई चीज ग्रहण नहीं होती। आगे देखते हैं, खैर आगे देखते हैं। संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज, अरे गणितज्ञ वाला व्यक्ति है वो, संगीत, स्वर, ताल, तबला कहाँ बजवाए दे रहे हो भाई। आगे देखो, पैटर्न को खोजने, हा मिल गया भाई, पैटर्न को खोजने की एवं मजा आ गया। अगर हार्वर्ड गार्डनर नहीं भी पढ़ा है तो भी देखो, पैटर्न को खोजना ये कौन कर सकता है? एक तार्किक व्यक्ति कर सकता है, एक गणित से जुड़ा हुआ व्यक्ति अच्छे तरीके से कर सकता है, ये उसकी प्रवृत्ति है। वो खाली टाइम में भी आपने देखा होगा ना, जो इस तरह के लॉजिक टाइप के लोग होते हैं, वो खाली टाइम में भी बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। वो रूबी क्यूब सॉल्व करते रहेंगे, वो सुडोकू सॉल्व करते रहेंगे, वो उनकी प्रवृत्ति होती है, वो ऐसा ही आचरण उनका हो जाता है, क्यों? वो तर्कों के आधार पर ही बात करना शुरू कर देते हैं, वो बिना फैक्ट के किसी बात को नहीं समझते, समझ में नहीं आती। आगे देख, मिल गया आंसर। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क करने की, लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। फिर चौथा, ध्वनि, ताल, नाच गाना थोड़ी करवाना है, खत्म करिए। आंसर मिला, आगे देखते हैं। ये भी पूछा गया है सेंट्रल टीटी अपर प्राइमरी 6 से 8 वाले पेपर में, सितंबर 2015 में। आंसर बताइएगा आप लोग, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कमेंट करिएगा। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि, केवल यही है। अरे अभी हम पीछे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देख के आए हैं। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने, ये तो बिल्कुल ही खत्म। बुद्धि मिल गया, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू शामिल हो सकते हैं। क्या सेंट्रल टीटी इस तरह के आंसर मानता है? बुद्धि केवल गणित में अच्छे नंबर लाना, केवल मैथ में अच्छे नंबर लाना, साइंस में अच्छे नंबर लाना, उससे ही आपका आईक्यू माना जाएगा, उससे आपकी बुद्धि मानी जाएगी, वो नहीं होती। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी कहती है कि कोई व्यक्ति अगर गाना बहुत अच्छे से गा सकता है तो वो भी एक अपने आप में आईक्यू है। तो यहाँ पर बुद्धि को ये माना गया कि ये बहुआयामी होती है और इसमें बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। पियाजे किसमें पूछा गया? यूपीटीटी में कहा गया पियाजे। अच्छा, आप देखना, फर्क देखना, आसान भाषा में हम आपको फर्क बताए ना, तो जो यूपीटीटी में आपको क्वेश्चन मिले तथ्यात्मक टाइप के मिलेंगे, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि जो दशरथ जी हैं वो किसके पिता के रूप में जाने जाते हैं? अब सबको पता है कि श्री राम जी के पिता के रूप में जाने जाते हैं, है ना। देखो, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? कुछ वैसा ही लग रहा है ना, तथ्यों के आधार पर चीजें चलती हैं। किसमें? यूपीटीटी में। किसके? तो सबको पता है।
आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। संज्ञानात्मक विकास। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेंट्रल टीटी में क्वेश्चन आया। अब देखिएगा क्वेश्चन सेंट्रल टीटी में पूछा गया 2014 में, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। अब ये सीधे ऐसे नहीं पूछेगा कि दशरथ किसके पिता के रूप में जाने जाते हैं। पूछ पियाजे से ही रहा है, पूछ पियाजे से ही रहा है, लेकिन पूछेगा बहुत घुमा के, जलेबी बना करके पूछेगा। आप देखो, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। घुमा दिया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा फंस जाओगे, उलझ जाओगे, क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, समय बीत जाएगा, पेपर छूट जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चंस को या टॉपिक्स को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द केस ऑफ सेंट्रल टीटी एग्जाम। जरूरी दोनों ही है पढ़ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि उसको पढ़ोगे नहीं। अरे बिल्कुल पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, पढ़ना इसको भी है। डिफरेंस क्लियर करा रहे हैं और उम्मीद है कि अब तक में आपके जितने भी डाउट होंगे क्लियर तो हो गए होंगे। अब इसका ऑप्शन आपने कमेंट भी कर दिया होगा, अब हम बता देते हैं आपको। इसका ऑप्शन होगा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये पूरी थ्योरी जब आपको पढ़ाई जाएगी तो फिर वहां पर आपको और अच्छे से इसको क्लियर कराया जाएगा कि क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्ति, देखो सेंट्रल टीटी में पेपर पूछा गया है, जो हमने आपको उदाहरण में बताया था ना, थर्ड जेंडर। देखो कैसे कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपके, मतलब एक अगर आप अनुभव सामाजिक रूप से अगर ग्रहण करते हो ना, उस अनुभव को अगर थोड़ा सा भी चिंतन और मंथन करते हो तो इसका आंसर ना आप ऐसे ही बता दोगे। इसको कुछ पढ़ाने और टॉपिक वाले को इसमें वो नहीं है। देखो पढ़ो, एक उभयलिंगी, उभयलिंगी से इसका मतलब है एक थर्ड जेंडर। आमतौर पर माने गए मर्दाना स्त्री गुणों का समायोजन होता है, हो सकता है आंसर। दूसरा देखते हैं, दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है ना भाई, खत्म। अहंकारी, अरे बहुत से ऐसे थर्ड जेंडर्स जो बहुत अच्छे से आशीर्वाद आपको देते होंगे, आपने देखे होंगे समाज में। आगे बढ़ते हैं। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। पालन क्यों करता है, खत्म। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। अरे ये भी तो हो सकता है पुरुष लक्षणों वाले स्त्री को संबोधित करे, तो ये भी एक टाइप का आंसर है। ये वन लाइनर दिख रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, जा रहा है तो वापस भी आना चाहिए। तो समझ में ये आ रहा है कि ये आंसर भी सही क्या लग रहा है। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का, अब ये देखिए, ये दोनों चीजों को, दूध से दही बनाया, दही से फिर पानी से बर्फ बनाया और बर्फ से फिर वापस पानी बनाया। जैसा ये वाला जो था ये कैसा लग रहा था, इससे दूध से आप दही तो बना सकते थे, दही से दूध तो नहीं बना पा रहे थे, इसलिए इसे आंसर खत्म। तो देखिए समझने की बात यही है कि कैसे इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें, और उसमें आपकी कैसे पूछी जा रही हैं, फैक्चुअल चीजें चल रही हैं, उसमें तथ्यात्मक रूप से चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर आपने दैनिक जीवन में भी अनुभवात्मक अपने अनुभव ग्रहण किए हैं तो इसका आंसर निकालना कोई बड़ी बात थी क्या, कोई बड़ी बात। बच्चा ही बता देगा आसान सा है कि नहीं, समझ में आ रहा। अब तक सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे उम्मीद है। आगे बढ़, कमेंट में बताइए कि हुए कि नहीं हुए। और देख लेते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी, ये पूछा गया है यूपीटीटी में। कहाँ पूछा गया है, यूपीटीटी में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे हो, इसमें याद करके बताया जा सकता है। कार्ल युंग ने किया है, वही ना कि दशरथ किसके पिता के रूप में जाने जाते हैं वाली सी बात। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में नियंत्रण बना, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको एक काम करना है। अब हम आपको एक चैलेंज देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन यूपीटीटी में पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, और अगर सेंट्रल टीटी में पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आप बताओ, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। चलो समझते हैं। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में नियंत्रण बनाए रखने के लिए, अच्छा अब यही क्वेश्चन अगर यूपीटीटी में पूछा जाता तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके का ढूंढते। उच्च प्रतिभाशाली तथा कम प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित करके अलग अलग समूह बना देने चाहिए, हाँ इस तरह का ही ढूंढते। आगे देखते हैं। एक सुविधादाता के तौर पर बच्चों को रुचिकर गतिविधियों में, नहीं पहला वाला सही लग रहा है। अगर यूपीटीटी में पूछा जाए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। लेकिन यही सेम क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है सेंट्रल टीटी में
तो भाई साहब परिभाषा बदल जाती है। तो आंसर आपका हो जाता है उसे एक सुविधादाता, एज अ मेंटर, एज अ फैसिलिटेटर काम करना पड़ेगा के तौर पर बच्चों को रुचिकर गतिविधियों में लगा देना चाहिए, ताकि बच्चों की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, बच्चे उलझे रहेंगे, कुछ ना कुछ रुचिकर काम करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात नियंत्रण अपने आप बना रहेगा। नहीं बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको किसी भी तरह का अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा जरूर। ठीक, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं और साथ में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप द सिविल इंडिया कानपुर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके बाकी की जानकारी के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब में चैनल में आए हैं। अगर आपने चीज़ें समझी हैं और आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, इससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं। ठीक, धन्यवाद।